हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हम जो है जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए जीके एक ऐसा पोर्शन है डीएसबी का, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग पता नहीं क्या हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं कितना भी पढ़ लूँ, मतलब मेरी जीके थोड़ी सी नहीं ज़्यादा सी भी वीक है, तो मेरे 4 5 6 7 ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्वेश्चन ठीक होते हैं। इसलिए मैं जीके पे थोड़ा कम फोकस रखती हूँ, ठीक है। कुछ ही मिनिमम टॉपिक है जो मैं उसके कवर करती हूँ, और बाकी मैं प्रीवियस पढ़ती हूँ। जीके का प्रीवियस पढ़ूँगी सिर्फ, क्योंकि मेरे से इतने सारे जीके नहीं पढ़े जाते, क्योंकि मेरा स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वही बहुत ज़्यादा वाइल्ड है और मुझे उसे ही कवर करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं जीके पे थोड़ा कम ध्यान देती हूँ। कुछ ही इसके मिनिमम टॉपिक है जो मैं कवर करती हूँ, अदरवाइज़ पीवाईक्यू को प्रेफर करती हूँ। तो आप देखें आपको कैसे पढ़ना है, या फिर आप कमेंट करके बताएं, वैसे ही थोड़ा स्ट्रेटजी जो है हम उसकी बदलाव करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या है, हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य को मिथिला शैली के चित्रकला के अभ्यास के लिए जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है किसको? बिहार को, ठीक है। बिहार प्रसिद्ध जो है राज्यों में से एक है। और अगर बात की जाए मिथिला शैली की, तो मिथिला शैली के चित्रकला के अभ्यास के लिए बिहार जो है फेमस जगह है, और यह चित्रकला बिहार के मधुबनी इलाके में प्रसिद्ध रूप से जो है प्रसिद्ध है, एक तरह से प्रसिद्ध है, ठीक है। मेनली कहाँ पर? मधुबनी इलाके में इसको कराया जाता है, ठीक है। इसमें इस मधुबनी एक तरह से चित्रकला जो है, ये इसको मधुबनी चित्रकला के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। और ये जो पेंटिंग है ना, ये प्राकृतिक रंगों से इसको कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। और प्राकृतिक रंगों से उसके अंदर आप ब्रश वगैरह, माचिस की तिल्लियों से उसको डिज़ाइन करना, और नुकीले हाथ से बने हुए उपकरणों का इस्तेमाल करके उस जो पूरी चित्रकला को है तैयार किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मिथिला शैली किससे? बिहार से। मिथिला चित्रकला, ठीक है, चित्रकला है वैसे भी ये मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दम्फू एक दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र है जो भारत के किस राज्य से के स्वदेशी समुदाय से संबंधित है? तो ये हमारी सिक्किम से। और अगर बात की जाए दम्फू एक वाद्य यंत्र है जो मेनली हमारा चमड़ा, लकड़ी, बांस द्वारा निर्मित किया जाता है। एक तरह से ताल यंत्र है ये, ठीक है, ताल यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हम्फी के रास्ते में विशाल चट्टान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे कर्नाटक। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। और अगर बात की जाए, ये जो थी ना हम्पी के रास्ते में विशाल चट्टान, मेनली ये 14वीं शताब्दी में विजयनगर सम्राट की राजधानी भी रह चुकी है, और एक तरह से ये हमारा हिंदू धर्म के लोगों का तीर्थ स्थल के नाम से भी इसको ये प्रसिद्ध है। और अगर यूनेस्को की बात माने तो ये एक विरासत स्थल है, ठीक है, ये एक विरासत स्थल है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज दर उधारकर्ताओं से बैंकों द्वारा वसूल की गई दर से कम है। इन दो प्रकार की ब्याज दरों के बीच का अंतर को हम क्या कहते हैं? ये कहा जाता है स्प्रेड। इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। जो मेनली अगर बैंक में अगर आप उधार लेने जा रहे हैं, तो उधार दी जाएगी अलग और वसूल की जाएगी अलग, ठीक है। मतलब कि देखिए, अगर आप पैसे जमा करने जा रहे हैं अपने अकाउंट में, तो उस पर जो ब्याज मिलेगा ना, उसकी दर अलग होगी। और अगर आप लोन लेने जाओगे तो उसकी दर जो है अलग मिलेगी, ठीक है। अगर आप जमा करने जा रहे हो तो आपको 2% पे उसका ब्याज मिलेगा। 2000 जमा किए तो उस पर 2% ब्याज आएगा, लेकिन अगर आप 2000 लेने जा रहे हो तो उस पर 4% आपको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं क्या? स्प्रेड। क्या बोलते हैं? स्प्रेड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के समक्ष प्रत्येक
वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमति, प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है। तो यह है हमारा अनुच्छेद 112। कौन सा है? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112, आप इसको अच्छे से नोट करें। और अगर बात की जाए अनुच्छेद 112 के तहत 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब कि सत्र की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और अगले साल के 31 मार्च तक संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमति, अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है। और सबसे पहला केंद्रीय बजट जो पेश किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो सबसे पहला जो केंद्रीय बजट पेश किया गया था वो 27 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। और अगर नाम पूछा जाए तो नाम है हमारा आर के सनमुखम, ठीक है, सनमुखम चैटर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं? तो 108 तत्व दिए गए हैं। कितने तत्व दिए गए? 108 तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है टंगस्टन, जिसका उपयोग बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, इसका गलनांक क्या है? तो इसका गलनांक है 3380 सेल्सियस, ठीक है। और टंगस्टन की बात की जाए तो ये सबसे अधिक गलनांक, इसमें जो है सबसे अधिक गलनांक होता है और ये लंबे समय तक पिघलता नहीं है, ठीक है। अगर बात की जाए इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम है वोल्फ्राम, ठीक है। वोल्फ्राम इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, जिसको हम W लिखकर क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए इसके परमाणु संख्या की, तो इसके 24 परमाणु संख्या होती है, ठीक है। सॉरी 74 होती है। कितने होते हैं? 74। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य ने पहली बार राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचलन संरचना को अनिवार्य बनाया? तो तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले जो है सभी छतों पर वर्षा जल संचय बनाना अनिवार्य किया, ठीक है। इसकी और थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ा सा इसके जो देखिए, मेनली तमिलनाडु ने इसको अनिवार्य किया था। और अगर बात की जाए कब किया था, ठीक है, तो ये जो योजना थी वो 2001 से शुरू हुई थी। और 2001 में ही तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लागू करने का प्रावधान कर दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है विटीकल्चर को किसकी कृषि और कटाई के रूप में जाना जाता है? विटीकल्चर, ठीक है। विटीकल्चर को किसकी कृषि और कटाई के रूप में जाना जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा अंगूर, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? अंगूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है मुगल लीडर नसीरुद्दीन हुमायूं को किस अफगान नेता ने 1539 में चौसा के युद्ध में पराजित किया था? तो शेर शाह सूर को ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? शेर शाह सूर।
सॉरी, चौसा के युद्ध में भारतीय इतिहास में लड़े गए युद्ध में से एक महत्वपूर्ण युद्ध है। और इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध में मेनली इसको हराया कब था, तो 12 जून को हराया था, सॉरी 26 जून को, मे बी 1539 में मुग़ल लीडर नसीरुद्दीन हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पराजित किया था। ठीक है, आगे है 1857। क्या है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। चार्ल्स जॉन कैनिंग जो थे उस समय के गवर्नर जनरल थे। और भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ हुआ था और इसमें एक व्यापक स्तर पर युद्ध हुआ था ये, लेकिन ये असफल विद्रोह था क्योंकि बहुत सारी कमियां थी इसमें। कमियां क्या कि उस समय सभी लोग जागरूक नहीं थे, मतलब कि 100% नहीं दे पाए थे भारत के लोग इस युद्ध में, वरना इसी कहे अभी ये इसको हम क्रांति बोलते हैं, वरना ये महायुद्ध कहलाता अगर सारे भारतीय इस युद्ध में शामिल हो जाते। और ये जो 1857 का समय था, इसी समय जो है भारत हमारा आज़ाद हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI। ठीक है, ASI के पहले महानिर्देशक कौन थे? पहले महानिर्देशक कौन थे जिन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हमारे ये हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे हमारे पुरातत्व के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ASI अगर बात की जाए, ASI की स्थापना इन्हीं के द्वारा 1861 में की गई, 1861 में। ठीक है, ASI एक भारतीय सरकारी एजेंसी है। इसमें क्या होता है, पुरातात्विक अनुसंधान किया जाता है, मतलब रिसर्च की जाती है, और देश में सांस्कृतिक स्मारकों के सर्वेक्षण और रख रखाव की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। ठीक है, तो ASI 2 काम करता है, पहले तो खोज करता है और दूसरा जो स्मारक है, मतलब पुरानी मंदिर है, इमारतें हैं, सबका रख रखाव भी इसी के द्वारा किया जाता है। आगे कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? पुस्तक है, बताओ। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक है रामचंद्र गुहा जी। ये हमारे इतिहासकार भी हैं और ये हमारे इतिहासकार भी हैं और ये हमारे अर्थशास्त्री भी हैं। दूसरा, इन्हें 2009 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और किस फील्ड में? साहित्य और शिक्षा की फील्ड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34। किस विदेशी नेता को 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला? ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला था 2021 में? तो विदेशी नेता शिंजो अबे को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री ठीक है, 2021 में इसको दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 35 में आपको बताना है 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई है? तो भारतीय एयरटेल। सबसे पहले जो है एयरटेल नहीं,
5G लॉन्च किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को आपको बताना है, गुजरात सरकार ने किस फल का नाम बदलकर कमलम रखा, जिसका अर्थ संस्कृत में कमल है। वाह। ड्रैगन फल जो एक तरह से एक बाहर से आउटर लेयर उसकी रेड होती है, अंदर से वाइट कलर का होता है और उसमें ब्लैक डॉट होती है। ठीक है, खाया था मैंने भी नहीं लेकिन देखा है। ठीक है, कमलम, ये ध्यान रखना। आगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रदत्त संघ सूची में कुल कितनी प्रविष्टियाँ थी जब संविधान बना था? ठीक है, तब की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये कब की बात कर रहा है? जब संविधान बना था उस समय। तो उस समय इनकी संख्या थी 97 और वर्तमान की में बात की जाए तो ये 98 हो गई है। कितनी हो गई? 98। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे के बारे में बात की गई है। इसके अंतर्गत मेनली 3 सूची आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, आपको पता ही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38, शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, लेकिन इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39, 2021 में आईसीसी अवार्ड, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द डिकेड क्रिकेट अवार्ड किसने जीता? तो MS धोनी ने जीता। ये करंट का क्वेश्चन है, 2021 के पेपर थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लास्ट है जीके का। आशा है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 2021 में एशिया क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जय शाह को जो है नियुक्त किया गया। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा है सभी को हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम 20 क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए तैयार हैं और अब हम मैथ्स के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रैक्शन से। तो आपको बताना है इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 9 से अगर हम 17 को डिवाइड करें तो 9 1 जार 9 और पॉइंट में कुछ आएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट कर कुछ आएगा, यहाँ पर हमारा 1 पॉइंट करके कुछ आएगा और यहाँ पर हमारा 2 पॉइंट कर कुछ आएगा। मतलब कि हमारा ये वाला और ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। 50-50 का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। अगर हम देखें 11 2 जार 22, 1 बचाए, उसके बाद 0 लगाएंगे और उसके बाद 1 मतलब 1 बचाए, फिर 0 लगाएंगे, 11 से नहीं जाएगा, फिर से 0 लगाएंगे तो 9 टाइम आएगा। कितना टाइम आएगा? 9 टाइम। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें तो 1 बचेगा, 0 0, ठीक है। और इसमें किस टाइम पे जाएगा? केवल 8 टाइम पे जाएगा। तो हमारा कौन सा बड़ा नंबर आया? बड़ा नंबर हुआ ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब आप डिवाइड करके देख ले, ईजिली आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से टैकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है लेकिन हम इस क्वेश्चन को फिर भी जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन 382 प्लस 1350 का 60%। तो 1350 का 60% हो जाएगा हमारे पास 6 5 जार 30, 12810। कितना हो जाएगा? 810 माइनस 16 मल्टीपल बाई 28, 16 मल्टीपल बाई 28, 16 8 जार 108 और 44 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44 8 हो जाएगा। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस करके हमारे पास आएगा 92 11 92। ठीक है, -4 4 8, इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के पास आ जाएगा हमारे पास 4 4 7 4 4। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए कहा है कि सभी स्टूडेंट जो है इसको इग्नोर करें, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7 4 4। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 43। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है, दो संख्याओं का महत्तम समांतर देखा HCF और टोटल दे रखा 119। तो बताना ऐसी मतलब संख्याओं के ऐसे कौन से युग्म, कितने युग्म बन सकते हैं, मतलब ऐसी दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के कितने युग्म बन सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि दो संख्या जो है ना हमारे पास एक्स वाई है, कितनी है, एक्स और वाई है। तो 17 से डिवाइड हो रही है, तो सिंपल सी बात है 7 मल्टीपल में कुछ होगा और 7 मल्टीपल में वाई कुछ होगा। ठीक है, ये हमने नंबर लेट कर लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टोटल कितना 119 है, तो इसको टोटल कर लो। क्या कर लेते हैं, हम टोटल कर लेते हैं, और टोटल करके आया 119। अगर हम इसमें से 17 को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 119/17। मतलब कि डिवाइड कर देंगे, हमारे पास जाएगा 7। कितना जाएगा, 7। तो 7 से कितने जो ग्रुप से बनने, 3 4 का ग्रुप है, ऐसे ही 5 2 का ग्रुप है, ऐसे ही 6 और 1 का ग्रुप है। तो कितने ग्रुप बने, 3 ग्रुप बने, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। हाँ देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको देख के क्वेश्चन सॉल्व करने का मन करेगा, ऐसे क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे 512,729, यहाँ पर क्यूब दे रखा है, तो 512 किसकी क्यूब होती है, 6 की क्यूब होती है। 6 6 की नहीं होती है, किसकी होती है, 8 की होती है। 8 माइनस ये 10 का है, और ये हमारा किसका है, 9 का है। ठीक है, तो इन दोनों को बोर्ड मास से चलते हैं, बोर्ड मास चलेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 17 माइनस 10 इक्वल टू 7। आंसर कितना है, 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, जब किसी संख्या को 308 से विभाजित किया जाता है तो 60 बचता है। उसी संख्या को 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल में क्या बचे। अब ये हो गया थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं तो आप देख पा रहे हैं 28 जो है 308 का डिविजिबल है। मतलब कि 308 को हम डिवाइड कर सकते हैं, कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं कितने से, 28 से, जो कि हमारे पास 11 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो संख्या 308 से डिवाइड हो रही है वो पूरी तरह से 28 से भी डिवाइड होगी। तो मतलब कि वो सारे नंबर जो 308 से कट रहे थे हमने काट दिए। अब हमारे पास कितना बचा है, केवल 60 नंबर बचा है। ठीक है, और 60 नंबर को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 28 से। 28 से डिवाइड करेंगे तो 56 आ जाएगा, और हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा, 4। अगर हम किसी नंबर को 308 से डिवाइड करेंगे 60 बचेगा, तो उसी नंबर को 28 से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए 7 के 5 क्रमिक गुणज है। क्रमिक मतलब पैटर्न से, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, ऐसे ही 7 के जो है मल्टीपल्स है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि पहला नंबर क्या है, x है, दूसरा नंबर 7 प्लस x हो जाएगा, तीसरा नंबर x 7 प्लस 14 प्लस x हो जाएगा, ऐसे ही चौथा नंबर हो जाएगा 21 प्लस x हो जाएगा, और पाँचवा नंबर क्या हो जाएगा, 28 प्लस x बन गया। अब इसका एवरेज रखा 28, और एवरेज कैसे निकालते हैं, सारी संख्याओं का सम अपॉन में उतनी ही नंबर इक्वल टू 28। अब इन सबको कर लो प्लस, तो करेंगे तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, और इन सभी को प्लस करेंगे 7 के मल्टीपल को 4 तक, तो हमारे पास आएगा 28 92 38 140 कितना जाएगा, सॉरी 70 आएगा। कितना आएगा, 70। ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 140 आ जाएगा, जो कि 5x प्लस 7 है, 70 है। इसको इधर लेके आएंगे माइनस में, तो हमारे पास 70 बच जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर 5x है। x को यहीं पे छोड़ देंगे, 5 को इधर डिविजिबल ले जाएंगे, तो हमारे पास कितना जाएगा 14 पंजे 70, मतलब कि जो हमारा x का वैल्यू कितना जाएगा, 14 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पहले और अंतिम पद के वर्ग का औसत। तो पहला पद कितना हो जाएगा, 14, और अंतिम पद क्या हो जाएगा, 28 प्लस 14, तो 42। ठीक है, हमसे अंतिम और पहले का वर्ग पूछा है, तो हमारे पास जो है पहला पद 14 है और अंतिम पद कितना है, 42 है। इनका स्क्वायर करेंगे
और उनका औसत निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196 और 742। ठीक है, 1 मिनट, 2। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करके 1960 आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा। इसको कट कर लेंगे, 980 आ गया। कितना आ गया? 980, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको आसानी से कुछ ही टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन, एक कक्षा में 68% छात्र जो है इलेक्ट्रिकल को पसंद करते हैं, 47% इलेक्ट्रॉनिक्स को पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र में कम से कम एक विषय लेता है, यानी या तो इलेक्ट्रॉनिक ले रहा है या इलेक्ट्रिकल ले रहा है, तो 21 जो है ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों को ले रहे हैं। मतलब कि 100% हमारे पास होता है, लेकिन 68 जो ले गए वो अलग विषय है और दूसरे अलग विषय ले रहे हैं जो कि 47 है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना है? 115%। ठीक है, और हमारे पास 100 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऐसे बच्चे जाएंगे जो कि 15%, जो कि दोनों पढ़ रहे हैं, और दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? 21 है। तो 15% 21 है, तो 100% कितना हो जाएगा? 15 3 3 7 7 और 20 140 कितना हो जाएगा? हमारा टोटल नंबर कितना हो जाएंगे स्टूडेंट के? 140। तो यहाँ पर टोटल नंबर पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा करेक्ट, 140। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 48। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं उसको दोबारा से सॉल्व करा दूँगी किसी और मेथड के थ्रू। ठीक है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक क्वेश्चन के 2 या 2 से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी और मेथड के थ्रू समझ सकते हैं, या फिर मुझसे ही कह सकते हैं, मैं किसी और मेथड के थ्रू आपको समझा दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 48 या फिर 8। ठीक है, एक छोटी संख्या, 1 मिनट, यहाँ पर है क्वेश्चन, एक छोटी संख्या 60% है का 60%, एक बड़ी संख्या का 40% से 16 कम है। ठीक है, छोटी संख्या बड़ी संख्या के 40% से 16 कम है। तो हम इसमें क्या करेंगे? x मान लेंगे। क्या करेंगे? x मान लेंगे किसी नंबर को। सॉरी, हम क्या करेंगे? इसमें x मानेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारे पास एक नंबर है जो कि हमने मान लिया x है। ठीक है, कितना है? x है, और दोनों नंबर का योग कितना? 120 है। मतलब एक अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 120 माइनस x हो जाएगा। इतना तो बात आपको आ गई होगी समझ। अब क्या करेंगे? अभी कह रहे 60% ज़्यादा है, सॉरी 40% ज़्यादा है कितना? 60% के 16 के। तो x का 40%, भाई बड़ी संख्या हमने मान ली कौन सी है? x है। ठीक है, 40%। ठीक है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है भाई? इसके 60% के, इसके 60% के। तो हम क्या करेंगे? 120x माइनस एक्स इक्वल टू, सॉरी मल्टीपल बाय 60 अपॉन 100, 60%। इसका 60% निकालना ना, इस नंबर का 60% निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? देखिए, इसमें ये 100 को कॉमन लेके इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1600, यहाँ पर 40x बचा, माइनस 120 मल्टीपल बाय 60, तो 720 आ जाएगा। और हमारा प्लस, क्योंकि इसको से इफेक्ट पड़ेगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x 60x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस में है तो इधर ले आएंगे, प्लस में आ जाएगा, प्लस करके आएंगे तो प्लस करेंगे तो 8800 हो जाएगा। इसको और इसको इंटरेक्ट कराएंगे तो 100x आ जाएगा, प्लस होगा 100x आ जाएगा। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई? 88। मतलब हमारा नंबर जो आ गया वो कितना आ गया? 88। तो दोनों का योग कितना था? 120 था। तो 120 में से अगर माइनस कर दें 88 को तो हमारे पास नंबर आ जाएगा, कितना नंबर आया? 2 और 3, 2 और 3 है ना, 2 और 3। ठीक है, तो एक नंबर हमारे पास कितना हो गया? 88, और दूसरा हो जाएगा 32, इसमें से माइनस कर देंगे 56, कितना हो जाएगा? 56, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। 49 में हम देखेंगे एक वस्तु को उसकी अंकित मूल्य के 5/6 कीमत पर बेचने पर 10% की हानि हो रही है। तो हम क्या कर लेते हैं, 5/6 है, इसको हमने क्या मान लिया 100/120। ठीक है, इसको हमने मान लिया 100/120 कि हमारा जो 120 वो MP है और हम बेच रहे मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और हमें लॉस कितना हो रहा है 10% हानि हो रही है। और एग्जैक्ट हमारे पास जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, बेचने पर 10% हानि हो रही है। एग्जैक्ट आपको बताना है, अगर 5% छूट पर बेचे, अंकित मूल्य पर 5% छूट देते तो हमारे पास लाभ होगा या हानि होगी, उसका भी आपको प्रतिशत बताना है। लेकिन हानि या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें सबसे पहले CP निकालना होगा कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 10% लॉस हो रहा है, तो मतलब क्या कि 100 का भाई सेलिंग प्राइस का आप क्या निकाल लो, सेलिंग प्राइस का आप निकाल लो 100%। भाई सेलिंग प्राइस कितना जो हमारा, 1 मिनट भाई, सेल हम कितने पे कर रहे हैं 100 पे, लेकिन उस बेचने पर 10% लॉस हो रहा है, मतलब कि हम 90% बेच रहे हैं। अब 90% 100 है तो 100% कितना होगा, 100 का 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100/90 कर देंगे। ठीक है, तो इसको 0 कट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1000/9, 1000/9 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास SP भी है, MP भी है और CP भी है। अब हमें क्या निकालना है भाई, 5% छूट दे दी हमने, किस पे दी है छूट, हमने दी है अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना 120 है, तो 120 का 5% निकाल लेंगे, छूट का प्राइस आ जाएगा ना। या फिर आप क्या करो 95% निकाल लो। ठीक है, 95% निकाल लो, उससे क्या होगा कि आप कितने पे बेच रहे हो ये पता लग जाएगा। अब इसको कट कर देंगे, 2 6 6 यहाँ पे आ गया और 1 9, 19 चिक्का 114। 114 पे बेचने पर उसे कितना % का लाभ या हानि हो रहा है। भाई 114 बेचना है और क्रय मूल्य कितना है 1000/9 है, तो हम क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं 1000/9 से। 1 मिनट, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने 114 पे बेचा है और प्राइस कितना है 1000/9 है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 9 को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1026। 1026 को जब हम 1000 से डिवाइड करें माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 26/9। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ 26/9 का प्रॉफिट हुआ है, और 26/9 का प्रॉफिट हुआ है। इसको कहाँ नोट करें, 1 मिनट, तो 26/9 का 26/9 का जो हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने पे हुआ 9/1000 पे। ठीक है, और परसेंट निकाल लेंगे तो परसेंट लगाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा, और यहाँ पर हमारा 26/10 का जो है प्रॉफिट हो गया, 26/10 का प्रॉफिट हो गया। 10 को काटेंगे तो 2.6 हो जाएगा, जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया 2.6 का जो है हमें 2.6 का जो है हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन में आप चाहे TGT दे, PGT दे या PRT दे, आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि लेंथी होंगे। ठीक है, बाकी आपके इजीली टैकल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो 4 से 5 क्वेश्चन में आपको टाइम देना है थोड़ा, और टाइम को कंज्यूम करके रखना है। ठीक है ना, अपने टाइम को, क्योंकि आपको पता है TGT PGT में आपका क्वेश्चन ज़्यादा होता है और आपके मिनट्स जो है वो कम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है वो अपने तीनों पुत्रों में ABC के बीच में 160 सिक्के बांट देता है 2 3 4 के अनुपात में। ठीक है, लेकिन गलती से वो जो है 2
3:x के अनुपात में गलती से बांट देता है। तो वो कह रहा है सी को जो है गलती से 200 सिक्के कम मिले हैं। अब देखिए हमारे पास टोटल जो है अमाउंट कितना है, ठीक है 260, और हिस्सेदारी कितनी है, 9 की हिस्सेदारी है। तो एक की हिस्सेदारी पे कितने रुपए जाएंगे, मतलब कितने सिक्के जाएंगे 140, 140 सिक्के एक की हिस्सेदारी में जाएंगे। 2 को बांटना है, 3 को बांटना है और 4 को बांटना है, ठीक है। 2 को हिस्से देंगे, दो हिस्सेदारी देंगे ए को, तो हमारे पास 2800 सिक्के चले जाएंगे, 2800 सिक्के चले जाएंगे। 3 की हिस्सेदारी देंगे तो 140 जाएगा, 420 जाएगा। 4 की हिस्सेदारी में 560 जाएगा। अब ये कह रहा है सी को गलती से 200 कम मिले, मतलब कि उसे कितने मिले 360 मिले, है ना। ओरिजिनल ये वाला है, ठीक है 360 मिले। अब 360 जब सी को मिल गए तो बचे कितने, बचे 1260 में से 360 माइनस करेंगे तो 900 बचे। मतलब कि इन दोनों को प्लस मिलाकर कितने मिले 900 मिले, 900 मिले ना। अब 900 मिले हैं तो ए और बी को 2:3 में मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ पे लेते हैं ओरिजिनल ए बी और सी को मिले 360, ए और बी को 900 में से बंटवारा होना है। 900 में से बंटवारा होगा तो ए को मिलेगा 2 हिस्सा और बी को 3 हिस्सा। तो 2 हिस्सा और 3 हिस्सा को जब हम बांटेंगे तो 5 के हिसाब से बटेगा, और 5 के हिसाब से इनका जो सिक्कों का रेशो होगा, सिक्कों का अमाउंट होगा वो हो जाएगा 2 के हिसाब से 360 और 3 के हिसाब से 5400। तो जो ओरिजिनल सिक्के बटे हैं वो इस रेशो में, इस अमाउंट में बटे हैं। तो अब ये कह रहा है कि एक्स का मान बताना है, अनुपात का मान बताना है, ठीक है। मान तो 360 हो जाएगा, अनुपात का मान बताना है तो इसको कट कर लेंगे। तो कट करेंगे तो आप देखेंगे 36 18 दूनी 36 18 54, 18 दूनी 36, 18 ते 54, 18 दूनी 36। तो 2 तो हमारे पास जो अनुपात आ गया वो आ गया हमारे पास 2:3:2 का। तो सी का जो एक्स का मान, सी का मान हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर है क्वेश्चन पी और क्यू, एक मिनट, पी और क्यू यहाँ पर देखिए पी और क्यू की वर्तमान आयु 3:7 है। सॉरी, पी और क्यू की रेशो जो वर्तमान आयु वो है 3:5, ठीक है। वर्तमान है करंट एज 7 वर्ष बाद, भाई 7 प्लस कर दो, जो क्यू है वो 42 का हो जाता है, जो क्यू है वो 42 का हो गया। मतलब कि 7 वर्ष पहले वो कितने का था 35 का। अब 35 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 21। तो 7 वर्ष बाद अगर क्यू 42 का है तो पी कितने का हो जाएगा 28 का, है ना। अब ये कह रहा है कि 8 वर्ष बाद बताओ, भाई 7 वर्ष बाद जब वो 28 का है तो 8 वर्ष बाद कितने का होगा 29 का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखिए एक धनराशि को 3 वर्ष की साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, जो कि 2% अधिक दर पर दिया जाता, तो उसे लाभ कितना, एक्स्ट्रा मनी कितने में प्राप्त होती है 366 एक्स्ट्रा होती। तो हम क्या करेंगे 2% एक्स्ट्रा, तो वही 3 साल के लिए है, हमने मान लिया एक्स को दे दिया, 3 साल के लिए एक्स को दे दिया, और आर कितना बढ़ा दिया 2, ठीक है 100। ऐसे ही नॉर्मल जो आर था वो कितना था, उसको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास कितना ज़्यादा बचता है 300। भाई नॉर्मल हमारा ये था, लेकिन अगर हम इस पे दें तो हमें 360 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब इसको 100 को कॉमन ले लो, यहाँ पर ले आओ 36600, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3x r और 3x और मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 2 जार 6, तो 6x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3x r हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 3x r, इसको कट कर देंगे, हमारे पास क्या बचा 6x, कितना बचा 6x, और यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, इसको कट कर लो, 3 6 जार 36, 6 बन जाएगा 6 और 0 0, आंसर कितना आ गया
6100, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 52 पे। ठीक है, 52 में क्या कहा है कि एक ट्रक है, एक कार है, एक ट्रेन है, जिनकी गति जो है 6:7:9 है, 6:7:9 है। कार नियत गति से चल रही है, मतलब कि कार जो है सही तरीके से चल रही है, जो कि 11 घंटे बाद 308 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो यहाँ पे टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड निकाल लो। स्पीड निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर आ जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताना है ट्रक और ट्रेन की समान समय पे किस मतलब कि जैसे कार समय पे चल रही है अपने नियमित गति से, ऐसे ही ट्रेन और ट्रक भी चल रहा है, तो उनका एवरेज निकालना है, चाल का एवरेज, ठीक है, स्पीड का एवरेज निकालना है। तो भाई साहब 28 किलोमीटर पर आवर की सब स्पीड से चल रहा है, ठीक है, 28 पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो ट्रेन और ट्रक की स्पीड बतानी है। हम क्या करेंगे इसमें, देखिए 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये कितना चला है, 7 चला है, तो 7 से अगर इसको कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही ट्रक की कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, और 9 है, 1 मिनट क्या हो गया ये, चलिए कोई नहीं। 7 की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4 आ गई थी, तो 4 से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी, 28 थी, और इसकी 36 कितनी आ जाएगी, 36। तो 24 36, इन दोनों का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60/2 करेंगे और आ जाएगा हमारे पास 30। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 54। देखिए मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहे होंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहे होंगे। अब समझ में नहीं आ रहे हैं उसका हो सकता है कि मेरे को समझाना ना आ रहा हो, क्योंकि मैं कोई मैथ्स की टीचर नहीं हूँ। हाँ, मुझे मैथ्स समझ में आती है, इसलिए मैं आपके सामने सॉल्व करा रही हूँ कि कुछ नहीं तो आप कुछ तो आएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप जो है टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करें, उसका सॉल्यूशन मैं वहीं पे दे दूँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। ठीक है, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मेरे को समझाना नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि मेरे को समझाना नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इस लेवल की मैथ्स नहीं पढ़ाती बच्चों को, और इसी वजह से मेरे को आपको शायद समझाना नहीं आ रहा है। लेकिन मैं जितना मेरे से कोशिश हो रही है मैं उतना आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकेश है जो कि 60 किलोमीटर की दूरी कुछ बस से तय कर रहा है, बाकी जो 10 घंटे में तय कर रहा है, और बस 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, और कार जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। तो बस द्वारा तय की दूरी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 60 है। ठीक है, अब कुछ तो कार बस से चल रहा है और कुछ कार से। बस चल रही 3 किलोमीटर से और कार चल रही 7 किलोमीटर से, तो इसको बता देंगे आप इजीली। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप बता देंगे इजीली। तो बताइए, क्वेश्चन को करिए पॉज और फटाफट से इसका आंसर जो है मेरे को बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, वैसे तो इसको विदाउट मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए 10 घंटे कार चल रहा है, तो मतलब अच्छा कुछ है, चलिए उससे ही करते हैं मेथड से। भाई वो कुछ x की दूरी है, वो किससे, बस से तय कर रहा है। ठीक है, बाकी जो है बची कितनी भाई, x उसने जब कार से कर ली तो 60 में से x माइनस कर देंगे, जो कि वो किससे करेगा, कार से करेगा। ठीक है, और टोटल समय कितना लग रहा है उसे, 10 घंटे। कर लो इसको सॉल्व। 21, या फिर इसको 21 ना लिख के यहाँ पर ये 21 आएगा, तो इसको 21 को इस तरफ मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, और 7x ऐसे ही प्लस 18 0 माइनस 3x। ठीक है, अब 180 माइनस में यहाँ पे सॉरी प्लस में यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, इसको कट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 30। अब 7x में से 3x को माइनस करेंगे, 4x आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे 30 को, 4 से किसको डिवाइड कर देंगे, 30 को, और x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि हमारा क्या आ जाएगा,
बस की बस द्वारा तय की गई, नहीं नहीं, यहाँ पर क्या आएगा 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, बस द्वारा तय की गई कितनी दूरी है 7.5, क्योंकि जो एक्स जो है बस को डिनोट कर रहा था। ठीक है, 7.5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए यहाँ पर है, अरुण 15 दिनों में एक कार को पूरा काम को पूरा कर रहा है। एक मिनट, अरुण 15 दिनों में किसी काम को पूरा कर रहा है। अब देखिए इसको ट्रिक से करते हैं। 15 दिनों में एक काम को पूरा कर रहा है। अब वो 3 दिन तक काम करता है। सपोज करो वो 3 दिन में 3 ही काम कर पाता है, तो बचा कितना काम, 12 काम बचा। ठीक है, 12 काम बचा, तो 12 काम में जो अरुण है और रितेश है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर ले, 3 दिन में। अब भाई अरुण 3 दिन का काम कितना करेगा, 3 करेगा। 3 दिन का काम अरुण का कितना हो गया, 3 हो गया। बचा कितना काम, 9। और 9 काम को आर कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो आर का जो इफिशियंसी कितनी होगी, एक दिन में 3 काम करने की होगी। एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अब एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो पूछ रहा है कि वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। जब वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 15 काम कितने दिन में करेगा, तो 5 दिन में। ईजी हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे आसान क्वेश्चन एक और देखिए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। त्रिभुज का परिमाप निकाल लो, वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है, उसकी ऊंचाई क्या होती है भाई। हाइट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6:3। और हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 मल्टीपल बाय साइड। यहाँ से आप साइड निकाल लेंगे। ठीक है, इससे ही कट जाएगा, इसके मल्टीपल में जाएगा, साइड कितनी आ जाएगी, 12। साइड कितनी आ गई, 12 आ गई। अब त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 3 मल्टीपल साइड, और कितनी आ गई, 36 आ गई। तो अब साइड क्या आ गई, 36 आ गई। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना ना, क्या होगा जिसका परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। तो ये क्या आ गया, वर्ग का परिमाप आ गया 36, और परिमाप आ गया तो पैरामीटर आ गया। पैरामीटर कितना होता है, 4 मल्टीपल साइड होता है। 36 रख देंगे, 4 मल्टीपल साइड आ जाएगा। 4 से कटा तो साइड कितनी आ गई, 9 आ गई। अब 9 साइड है, तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। साइड 9 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। आ जाएगा आंसर कितना, 81। कितना आंसर आ जाएगा, 81। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, वो पहले x थी, अब कर दी 3x, है ना। तो नए बेलन का आयतन और मूल बेलन के आयतन से 200% अधिक हो जाता है। मूल बेलन मतलब जो पहले वाला है, ठीक है, ये मूल और ये नया है। ठीक है, नया क्या है, हमने बढ़ा दिया है। क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब आयतन बढ़ा रहे हैं, तो देखिए हमने क्या किया, पहले जो अगर हम आयतन देखें, आयतन कितना होता है, πr² होता है। ये पुराना आयतन है। और नए आयतन की बात की जाए तो क्या फ़र्क होगा, 3 में r को हम क्या कर देंगे, मल्टीपल, क्योंकि 3x करना है ना, 3 का मल्टीपल करना है, 3x² हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये क्या, 300 बढ़ा दिया है। कितना कर दिया, 300 बढ़ा दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, भाई नया वाला कितना है, π3r² h। इसको बड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नया है। ठीक है, अब देखें वो 300 ज़्यादा है, 300% ज़्यादा है किससे, पुराने वाले के। पुराना वाला कितना था, r²h। कर दो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया। एक मिनट, यहाँ पर जो है ना, ये r² था, ये 1 मिनट ऐसे करते इसको, ये 3r² था। जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9r²। कितना हो जाएगा, 9r²। ठीक है, अब करेंगे इसको, r से r कट जाएगा, बचा क्या, यहाँ पर 9h बचा है, यहाँ पर 300, इसको कट कर लो तो 3 बच गया है, कट कर दिया 3 बचा, और यहाँ पे 3h बच गया। कितना बच गया, 3h। तो हमें क्या बताना है,
नए बेलन की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप देखेंगे ऊंचाई में कितना हो रहा है, एच एच अपॉन एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो कमी हो रही है, कितनी हो रही है भाई, पहले 3 थी अब हो गई 1, तो कितनी कमी हुई, 2 की कमी हुई। और कितने पे हुई, 3 पे हुई, 2 पे हुई, 2 की कमी हुई 3 पे। तो परसेंट कितना जाएगा 66.67%, जो कि आंसर नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 88 पे। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें बताना प्रतिशत, सॉरी वर्ष 2011 में, 11 ही चल रहा है, शहर ए शहर में कुल ग्रामीण संख्या लगभग कितनी थी। तो कुल कितनी थी, कुल थी हमारी 87.6, और ग्रामीण संख्या कितनी थी, 40%। तो इसका हम क्या करेंगे, सॉरी इसका हम क्या करेंगे, 40% निकाल देंगे। क्या करेंगे, 40% निकाल देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। 0 से 0 काट देंगे, ये 0 हटेगी तो ये पॉइंट चल जाएगा, मल्टीपल करके आ जाएगा हमारा कुछ 35 लाख। ठीक है, जो आंसर है हमारा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको बताना है, तालिका दी गई है, 2011 चल रहा है। ठीक है, शहर जी और एफ की ग्रामीण संख्याओं के बीच का अंतर बताना है, ग्रामीण संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। तो अंतर बताएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी का हमारा देख लेते हैं। जी हमारा 22.2%, कितना 15, तो उसका 15% निकालेंगे। कितना प्रतिशत, 15% निकालेंगे। ये 0 कट जाएगा यहाँ से, ये 2 बचा, यहाँ 3 बचा, 2 से कट करेंगे 1 1 1, और मल्टीपल करेंगे तो 33 या फिर कुछ कहें तो 33 लाख आ जाएगा, 33 लाख, सॉरी 30.33 लाख। ठीक है ना। आगे है एफ का निकालना है। एफ हमारा 28.2%, 20%, सॉरी 0 का पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 5, तो 5.64 लाख नहीं लगाएंगे इसमें, 3 लाख हो जाएगा और 5 लाख हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर पूरी। ठीक है, ये अंतर बताना है, क्या बताना है, अंतर। तो अंतर कितना हो जाएगा, 5.64 में से 3.33 माइनस करेंगे तो 2.31 बचेगा। आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से पैराग्राफ, ये नोट देख ले आप। आय बराबर व्यय प्लस बचत है, आय बराबर व्यय प्लस बचत है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। आपको बताना अरविंद की फरवरी मार्च मई की आय का औसत बताना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा तो अगर आप देखें, पहले फरवरी का देखते हैं। फरवरी का हमारा है 3000 प्लस 3000 और 2000। लाल क्या बचत है, वह क्या हमारा ब्लू है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, आय निकालना। आय कैसे निकलता है, जब हम व्यय और बचत को प्लस करते हैं। तो प्लस कर देंगे, प्लस कर कितना आया 5000, और मार्च का निकालना है तो कितना हो जाएगा 5400। मई का देखेंगे, मई का हमारा है 8000, कितना 7,000। ठीक है, 7000। अब इनका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए 3 नीचे करेंगे क्योंकि 3 नंबर है। हाँ, तीन नंबर्स हैं। इन सबको प्लस कर देंगे, प्लस करके आएगा 10 17 400 कट कर देंगे, आंसर हो जाएगा 3 5 0 15 8 0 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, 20 क्वेश्चंस, और ये हमारी तीसरी क्लास है मैथ्स की। और हमारा अब इसमें जीके और इंग्लिश रह गया है। जीके की वीडियो कुछ ही टाइम बाद डल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स,
अब हम रीजनिंग के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन हमारा पैटर्न से है। तो पैटर्न को टैकल करते हैं, बताते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेप आने वाला है वो कौन सा आ गया। देखिए यहाँ पर हमारा नंबर भी है, अल्फ़ाबेट है, तो पहले हम नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर 26 है, 32 है, 32 से 38, 38 से 44। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 6 का जंप कर रहे हैं। 26 से 32 की तरह बीच में 6 जंप है, और फिर से 6 जंप है, और फिर से हमारा 6 जंप है। तो हम डेफिनेट सी बात से हमारा फिर से हमारा 6 जंप होगा। तो 6 जंप होगा तो आप देखेंगे 44 में 6 ऐड करने पर हमारे पास 55 आता है, फिर सॉरी 50 आता है, ठीक है। और 50 आता है तो आप अगर ऑप्शन में 50 कहीं नहीं है तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमारा 50 किसी और ऑप्शन में होता है तो हम क्या करते हैं, किसी और जो है अल्फ़ाबेट के पैटर्न को चेक करते हैं, ठीक है, उससे हमारा आंसर सही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से पैटर्न का है। यहाँ पर देखिए पैटर्न ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन देखते ही पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर देखेंगे वॉश सेम है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है थर्ड ये वाले, इस वाले और इस वाले पैटर्न में। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम यहाँ पर एन डी भी सेम है, यहाँ पे भी एन डी सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एच ए और के डी में डिफरेंस है, एच ए और के डी में डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को हम मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पर एच हमारा 8 होता है, के हमारा 11 होता है, मतलब 3 जंप किया है। ऐसे ही हमारा ए 1 होता है और डी हमारा 4 होता है, मतलब 3 जंप किया है। क्या कर रहे हैं, 3 को जंप कर रहे हैं, ठीक है, 3 को हम जंप कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इसमें ही जंप करते हैं तो यहाँ पर भी सिर्फ यही चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर ये सेम आने लगा है। तो हम एग्जामिनर ने क्या किया है कि पहले दो में चेंजेस किए, फिर उसके बाद 2 में चेंजेस किए। मतलब कि फर्स्ट में क्या है, एन डी है, उसके बाद एन डी है, तो सेकंड से थर्ड में जो है ये जो थर्ड गायब है, इसमें क्या किया है, जो ये थर्ड और फोर्थ अल्फ़ाबेट है उसमें चेंज किया है। तो एन डी है, क्या है, एन डी है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमने पहले वाले में 3 प्लस किए हैं तो इसमें भी 3 प्लस कर देते हैं। तो अगर हम एन में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू, और डी में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी। तो हमारा क्या पैटर्न बन गया, एच ए तो सेम रहेगा, उसके बाद क्यू जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यू और जी। तो कहाँ पर है, देखिए एच ए क्यू पी है, तो ये भी गलत है। सेकंड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। आप ना इसको पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद जो है वीडियो कंटिन्यू करें, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया है, देखें आप यहाँ पर 4 वर्ड दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। आप देखेंगे अगर हम बीच वाले स्टेप को साइलेंट कर दें तो यहाँ पर ए भी सेम है, एम भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी ए सेम है, एन सेम है, यहाँ पर भी ए सेम है, आर सेम है। लेकिन ये जो थर्ड वाला जो वर्ड है हमारा, इसमें ये चेंज है, तो ये अलग है और सभी वर्ड से, तो हमारा सी जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आसान है। इसमें क्या है, देखिए एक मिनट, देखिए थर्ड में हमारा विद्यालय है जहाँ पर अध्ययन होता है। ऐसे ही विश्वविद्यालय अध्यक्ष मंदिर में पूजा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे पैटर्न, ठीक है, मतलब हमारा पैटर्न का ये तीसरा क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसमें इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 1 मिनट, हाँ ये रहा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या किया है, जी ओ के एफ, ठीक है। तो अगर हम इसमें पैटर्न देखें, देखिए जी तो सेम है, एफ में एफ भी सेम है, ओ में अगर हम देखें, देखिए अगर जी में जी सेम है तो यहाँ पर बी में बी सेम होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर एस में एस सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो हमारा ये वाला जो पैटर्न हुआ ये रॉन्ग हुआ। दोबारा से इसको चेक करते, देखिए ये वाला जो सीरीज मतलब ये वाला जो हुआ ये तो गलत हुआ, तो हम किसी और पैटर्न से जो है ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखें जी पे और एफ में रिलेट करते हैं। G7 होता है, F6 होता है, मतलब -1 किया है, कितना किया है, -1 किया है। ओ में अगर हम पी जाए तो +1 किया है, ओ से पी तक जाएँ तो हम +1 कर रहे हैं। ऐसे ही एल से के में जा रहे हैं, L2 वाला तो 11 -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। एफ से जी में जा रहे हैं तो +1 हो रहा है। आगे होगा समझ में क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो हम क्या करेंगे,
बी से लास्ट वाले में एक माइनस करेंगे जो कि ए आएगा, ए कहाँ है, यहाँ पर है, हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूरा चेक कर लेते क्योंकि पैटर्न है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे ए आ गया, अगर किसी और में हो तो ए होता फिर दिक्कत हो जाए। चलिए इसको पूरा ही कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ओ से एक प्लस किया थर्ड में, तो एक प्लस करेंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें माइनस किया है तो माइनस करेंगे तो ऐसा जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम प्लस करेंगे तो टी आ जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट बनता है, जो कि डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो देख लेते इसको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटर को हम 42 लिख रहे हैं, रेस्ट को हम 12 लिख रहे हैं, तो अर्थ को हम क्या लिखेंगे। तो अगर हम देखें 42 लिखा जा रहा है, 23 1 2, रेस्ट को 12 लिखा है, तो इसको हम लगाइए दिमाग कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए चलिए ऐड ही कर लेते हैं। वाटर में W होता है 23, A1 T20, E5 और R हमारा 18। इन सबको प्लस करते हैं, प्लस करके ज़्यादा आएगा, लेकिन करके देख लेते हैं। ठीक है, और कोई बनता नहीं है शायद, चलिए कर देते पहले एक बार। 24 सॉरी 40, इन सबको प्लस करके आया 67, कितना आ गया 67। ऐसे ही हम रेस्ट को अगर प्लस करें, रेस्ट को अगर हम प्लस करें 18 + 5 + 19 + 20, ठीक है, इसको प्लस करके कितना आया, प्लस करके आ जाएगा 62, कितना आ गया 62। तो हाँ बन रहा है। देखिए क्या करेंगे, इसमें 42 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 6 × 7 कर लेंगे। कितना कर लेंगे 6 × 7 = 42। ऐसे ही 6 × 2 = 12, बन गया करेक्ट। अब अर्थ को देख लेते हैं क्या है हमारे पास, एक मिनट, अर्थ। ठीक है, अर्थ का हमारा 5 1 18 20 और 8, 6 24 32 52, कितना बन गया 52। 5 × 2 = 10, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये बेहतर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है एक मिनट, पंद्रह बच्चों की एक पंक्ति है जिसमें राजू तीन स्थान दाएं खिसक जाता है। मतलब अगर पहले स्थान पे है तो 3 स्थान आगे बढ़ गया है। खिसक जाए तो वह दाएं से, मतलब दाएं मतलब राइट से 8वें स्थान पर, राइट से 8वें स्थान पर, कितने पे 8वें स्थान पर है। वो पहले 3 स्थान पहले बैठा था, कितने बैठा था 3 स्थान पहले, 1 2 3। यहाँ पर कौन बैठा था, राजू बैठा था। ठीक है, और टोटल कितने 15 बंदे, 15 में से 8 माइनस कर दो, कितना बचता 7 बचता है। अब 7वें से वो कौन से स्थान पर बैठा था स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पर टोटल 7 बंदे होने चाहिए, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 4 4 आ जाएगा, कितना जाएगा 4। लेकिन 4 आएगा यहाँ तक, तो वो कौन से स्थान पर बैठा है 5वें स्थान पर। कौन से स्थान पर 5वें। ठीक है, आगे बढ़िए। अगर ना हो तो कुछ ऐसे देखें, अगर थोड़ा सा डाउट रह गया हो मैं इसको थोड़ा सा और इजी कर देती हूँ। यहाँ पर 15 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में से 8वें छोर पर, दाएं से 8वें छोर पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पर अब आ गया है वो। ठीक है, कितने 3 जंप किए उसने, तीसरे स्थान खिसक गया है। तीसरे स्थान खिसका मतलब 1 2 3 यहाँ पर बैठा हुआ था, और यहाँ से स्टार्टिंग से कौन सा नंबर उसका 5वां। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप करें, जैसे आप इजीली उसको टैकल कर पाए ऐसे ही करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति कह रहा है और सिंपल सी बात है सामने वाली महिला है। सामने वाली कौन है, महिला है। एक मिनट, सामने वाली कौन है, महिला है। देखिए उसके इकलौते भाई का पुत्र, भाई एक फीमेल है, उसके इकलौते भाई है तो प्लस में जाएगा। पुत्र, इसका पुत्र होगा तो भाई साहब प्लस में जाएगा, है ना। पुत्र मेरी पत्नी का भाई है,
भाई पुत्र है, मेरी पत्नी मतलब कि इसकी पत्नी, मेरी पत्नी का भाई है मतलब इसकी बहन होगी, कौन होगी, बहन होगी, और उस बंदे की पत्नी है तो पत्नी के बीच में प्लस का साइन आता है। तो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये बताना है कि वो इससे बताना है, ठीक है, इससे बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसको देख लेंगे क्या आता है। यहाँ पर देखें पति, पत्नी, पत्नी का भाई, पापा जी, ठीक है, पत्नी के ये पापा जी हो गए, पापा जी की बहन, पापा जी की बहन, तो पापा जी की बहन मतलब कि ये क्या हुई, इसके ससुर ये है और ससुर की बहन क्या हुई, ससुर की बहन हो गई, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये इजी क्वेश्चन है और हर एक सेट में एक क्वेश्चन ही इसका मिल रहा है, ठीक है, तो इसको अच्छे से, इस पैटर्न को अच्छे से देख ले। यहाँ पर क्या है, कुल किताबें कार्ड हैं, कुछ किताबें, सॉरी कुछ किताबें क्या है, कार्ड है। देखिए यहाँ पर कुछ किताबें कार्ड हैं, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। यहाँ पर कुछ क्या है, किताबें हैं जो कि कार्ड है, जो कि कार्ड हैं, और कुछ कार्ड सुंदर है, कुछ कार्ड क्या है, सुंदर है। तो आपको स्टेटमेंट बतानी है, कुछ किताबें सुंदर है, तो कुछ किताबें सुंदर है, नहीं, किताबें और सुंदर तो दूर दूर है तो नहीं होगा। सभी सुंदर किताबें हैं, सभी सुंदर नहीं, सभी तो बिल्कुल नहीं होगा। सभी का तो, सभी कब होता है, जब एक सर्कल में किसी और सर्कल, एक सर्कल किसी और सर्कल को कम्प्लीटली अपने अंदर ले ले, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सभी वाले तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ सुंदर कार्ड हैं, तो कुछ सुंदर ये रहा, कुछ ये सुंदर है जो कार्ड है, जो कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर फिर से देखिए यही हमारा पैटर्न से आ गया वेन डायग्राम से। इसको भी वेन डायग्राम, पहले इसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ कोण मिर्च है, तो कुछ कोण जो है मिर्च है, और कुछ मिर्च आलू है, कुछ मिर्च आलू है। अब कह रहा है कुछ कोण आलू है, क्या कुछ कोण आलू है, नहीं, दूर दूर है, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ आलू कोण है, कुछ आलू कोण है, तो ये भी नहीं होगा, दूर दूर है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा, यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, मतलब दोनों ही अनुसरण नहीं करते, दोनों ही अनुसरण नहीं करते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखिए क्या करना है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ये आपकी जो है स्टेटमेंट है और ये हमारे निष्कर्ष है। निष्कर्ष देखने हैं आपको, आपको जी से ई की तरफ जाना है, जी से ई की तरफ जाना है। तो यहाँ पर आप जी से ई एन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, और एन से हम ई की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जा सकते हैं, और हमारा सही हो जाएगा ये, ठीक है। हम जी से एन की तरफ जा सकते हैं और एन से ई की तरफ आ सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, जी से एन की तरफ भी जा सकते होंगे, ठीक है ना, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर है एच जो है एन की तरफ जाना है, एच से जो है मैं एन की तरफ जाना है, तो एच से पहले हम कहाँ जाएंगे, एच जी की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन एन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जा तो रहे हैं, लेकिन ये जो साइन है वो हमारा कहीं भी नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। आपको पता नहीं ये जो क्वेश्चन है किस मेथड के थ्रू आता है, लेकिन मेरा मेथड यही है कि किस तरफ हम जा सकते हैं, किस तरफ नहीं जा सकते, और जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ उस चीज़ का साइन होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखेंगे, आप देखेंगे, हाँ ठीक है, प्लस को डिवाइड किया है, माइनस को मल्टीपल, मल्टीपल को प्लस और डिवाइड को माइनस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा 11 है, 11 के बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को हम किस में चेंज कर देते हैं, प्लस में, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देंगे। उसके बाद माइनस है, माइनस को हम किस में चेंज करेंगे, मल्टीपल में, 80 बना जाएगा। प्लस आ गया, फिर प्लस को डिवाइड में हम चेंज कर देंगे 27, और डिवाइड को हम किस में चेंज कर देंगे, माइनस में। हमारी इक्वेशन तैयार है, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड, तो डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीपल 15
मल्टीपल कर देंगे इसको, पास हमारे पास 45 आ जाएगा, और 45 के बाद हम करेंगे प्लस, जो कि हमारे पास 56 आ जाएगा, जिसमें से हम 18 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर 38 ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, बेहतर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5, 9, 16, 29, 54, 103। तो अगर हम इसमें पैटर्न देखें तो प्लस का पैटर्न हो सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं, प्लस से ही सॉल्व करके देखते हैं। 54 और 103, प्लस होगा 4, प्लस होगा 7, प्लस होगा 9 और 4 13, फिर से प्लस करके क्या आएगा 3, 20 ठीक है। प्लस होगा इसमें 4, 20, 24, कितना प्लस होगा 25 और इसके बाद प्लस होगा 49, कितना हो जाएगा 49। इस पे पैटर्न देख लेते हैं। 3 है, 6 है, बन गया। 9 है कितना है 24 है शायद, 12 है 12। उसके बाद 24 है, बन गया ना पैटर्न। 2 मल्टीपल हो रहा है, फिर से 2 मल्टीपल कर देंगे, कितना जाएगा 48 आ जाएगा। मतलब 49 में 48 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 97, और 103 प्लस 97 इक्वल टू 200 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं फिर से पैटर्न। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे हम। 217 है, 1 मिनट, 217, 344, 513, 730। तो इसमें हमारा प्लस माइनस काम नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा नंबर है। इसमें क्या करते हैं हम, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर देखें तो 106 प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पर 343 प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पर 512 प्लस 1 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है 5 9 7 9 10, हाँ 9 हो जाएगा। 9 की क्यूब 729 प्लस 1 हो रहा है। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है ना, ये क्या है हमारा 6 का क्यूब है ना, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, तो 10 का क्यूब आएगा। 10 का क्यूब कितना था 1000, और 1000 प्लस 1 करना है, कितना करना है 1000 प्लस 1, तो 1001 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इजी क्वेश्चन, आपको क्या बताना है कि महिला शिक्षक और डॉक्टर, तो महिला शिक्षक डॉक्टर का वेन डायग्राम बनाना, जो कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बेहतर क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड। देखिए उगते सूरज को पीठ करके राकेश चलना प्रारंभ कर रहा है। उगते सूरज को मतलब कहाँ से चलेगा, वो हमारा पूर्व में उगता है ना, तो वो पश्चिम की तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है, और कुछ मिनट बाद वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं मतलब बाएं इस तरफ, ठीक है, बाएं मुड़ गया, और फिर चलता है, फिर थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ जाता है, फिर से वह क्या बाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ गया है ना, फिर वह क्या कर रहा है कि फिर से दाएं मुड़ जाता है। दाएं मतलब कि सीधे हाथ पे, तो सीधे इस तरफ मुड़ेगा, इस दिशा में। अब इस समय वह किस दिशा में है, किस दिशा की ओर जा रहा है, तो भाई साहब ये किस तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा होगा किस तरफ जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, बेहतर क्वेश्चन, आपको बताना है यहाँ पर, हाँ तो अगर आप देखें तो ये इसका अपोजिट है, ठीक है, मिरर वाला, तो इसको भी अपोजिट बना देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यहाँ पर आप जो
जो क्या करेंगे, आप चतुर्भुज को काउंट करेंगे जो कि हमारा 22 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, एक और बेहतर क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, मिरर दी हुई है आपको, इमेज पहचाननी, तो इसको मिरर देखिए आप, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर हमारा एक, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये हमारा डायग्राम है। मैच कर लेते हैं किससे मैच हो रहा है। ये हमारा सी से मैच हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बेहतर क्वेश्चन, एक मिनट देखिए, इसको यहीं पे बना लेते हैं। ये क्या बनेगा डायग्राम, कुछ इस तरह और ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद एक और अंडरलाइन है इसमें, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि कौन सा बनना है हमारा। ए ऑप्शन ही करेक्ट है जो कि हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं यहाँ पर होते हैं ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैथ से या रीजनिंग से होगी, ठीक है। चलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम लास्ट हमारे 20 क्वेश्चन जो कि इंग्लिश ग्रामर से हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, आपको बताना है 4 स्टेटमेंट दी हुई है, 4 में से 3 हमारी इनकरेक्ट है और एक हमारी करेक्ट है। एक हमारी करेक्ट है और एक जो करेक्ट है उसको हमें बताना है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट जो है उसमें देख लेते हैं हमारी इनकरेक्ट क्यों है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप रीड करें और उसमें से देखें, और अगर आप रीड कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे दैट द फ्रॉडस्टर्स, यहाँ पर ये हमारा सिंगल नाउन है, तो सॉरी ये हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो हैज़ की जगह हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में आप देखेंगे यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट रीड करने के बाद आप देखेंगे शेयर इट OTP, तो शेयर इट OTP ना आकर यहाँ पर शेयर देयर OTP आएगा। ऐसे ही लास्ट में अगर आप रीड करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, अनाउंस्ड टू है, अनाउंस्ड टू है, तो इसकी जगह पर आप यूज़ करेंगे अनाउंस्ड बाय, ठीक है। टू की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, बाय यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एरर बताना है, ठीक है, एरर बताना है। तो आप देखेंगे इसमें सेंटेंस है ही वॉज नॉट जस्ट अनकॉन्स्टेंट, ही वॉज डाउन राइट रूड, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है जस्ट अनकॉन्स्ट्राइडेड। इसमें आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अनकॉन्स्ट्राइडेड में आप ये जो हमारा वर्ड है वो अन की जगह इन आएगा, क्या आएगा, इन कॉन्स्ट्राइडेड, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट वर्ड है, तो यहाँ पर ये एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे आपके पास अंडरलाइन है इज़ टेकिंग प्लेस, तो इज़ टेकिंग प्लेस की जगह हम यूज़ करेंगे टेक्स प्लेस, क्या यूज़ करेंगे, टेक्स प्लेस, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है इज़ बीइंग अरेंज्ड, इज़ बीइंग अरेंज्ड, इसमें आपको बताना है क्या ये करेक्ट है या नहीं है। तो अ चैप्टर्ड फ्लाइट इज़ बीइंग अरेंज्ड टू फ्लाई बैक इंडियंस ऑन द बोर्ड, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा it is as difficult for us to understand adolescents dash it is for them to understand, यहाँ पर ऐसा जाएगा, आप रीड करते ही बता देंगे कि आप यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वही फिल इन द ब्लैंक्स में, अगेन एक्सटेंडेड ट्रैवल,
यहाँ पर ऑप्शन भी क्या आ जाएगा, रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आप रीड करेंगे तो आप इजीली उसमें फिल कर पाएंगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस मेनली क्या होता है, बंदिशें। ठीक है, लिमिटेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पी क्यू आर एस है, और ये पी क्यू आर एस आप अरेंज कर लेंगे एस आर क्यू पी की फॉर्म में। पी क्यू आर एस से हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन साथ में ही हैं, तो एस पी आर क्यू से अरेंज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम और एंटोनिम। एक एक क्वेश्चन आ रहा है सिनोनिम से, एक एंटोनिम से। तो सिनोनिम आप बता देंगे, क्वारंटाइन है यहाँ पे। क्वारंटाइन का मतलब होता है आपको किसी पर्सन को एनिमल को एक मूवमेंट करने से रोक देना। ठीक है, इधर उधर जाने से रोक देना। ऐसी रेस्ट्रेन होता है, इसमें भी क्या करते हैं, आपको कुछ लिमिट्स दे देते हैं कि आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ से बंदी से लगा देते हैं एक तरह से। ठीक है, चलिए आगे है एंटोनिम बताना है ऑफेंड का। तो ऑफेंड का हो जाएगा पेरेंटेड। ठीक है, ये तो इजी था, सिनोनिम भी और एंटोनिम भी। यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ट वर्ड बताना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वही गलत रोंग स्पेल्ट वर्ड से, तो रोंग हमारा ओकेजन हो जाएगा, क्योंकि ओकेजन जो होता है ना, ओकेजन में सिर्फ एक ऐसा आता है। क्या आता है, एक ऐसा आता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आपको आइटम दे दिया है, लेट समवन ऑफ द हुक। तो इसका मतलब होता है लेट ऑफ फ्रॉम ब्लेम और ट्रबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हिज स्टेटमेंट इज़ आउट एंड आउट अलाइन। तो आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली। आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है, टोटली। आगे है 75 और हमारा ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन रह जाते हैं। सॉरी। आगे हमारा सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब आपको 1 वर्ड बताना है। ठीक है, डीलिंग कंट्रोल द डिसीज, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ की तरफ। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं पूरा पैराग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा चलिए पहला क्वेश्चन हमारा यूनिवर्सिटी डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको रीड करें अच्छे से। ठीक है, मैंने पैराग्राफ रीड नहीं किया है, तो आप अच्छे से रीड करके तब इन क्वेश्चंस को दे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे यहाँ पे लास्ट इंग्लिश के भी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज हमने क्या किया है, मेनली आज हमारा जो फाइनल रिजल्ट रहा है 25 जून 2021 के टीचिंग रिलेटेड पहले सेट को हमने कंप्लीट कर लिया है, पहली शिफ्ट के। अब इस दिन 25 जून को ही 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, जो कि पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए हुआ था। और पीजीटी सोशियोलॉजी का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है कल, यानी कि कल इसको सॉल्व करके इसकी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर और बेहतर। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि बस आप सभी को पता है, आज से हम जो है टीजीटी के प्रीवियस जो कि जनरल पेपर्स हुए हैं टीचिंग से रिलेटेड सभी को वीडियोस के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज का हमारा पहला पेपर होने जा रहा है, जो कि 2021 का भी पहला पेपर हुआ था। ठीक है, 2021 में सबसे पहला पेपर पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए हुआ था, जो कि 25/6/2021 को हुआ था। उसी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम इसके हिंदी के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। हिंदी में आप सभी को पता होगा 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उन 20 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है समाज से रिलेटेड। तो देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से काली मिर्च में कौन सा समास है। तो देखिए काली मिर्च में कौन सा समास होता है, इसमें होगा हमारा कर्मधारय समास।
ठीक है, कर्मधारय समास, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द में हमारा मुँह आता है, बाकी सभी हमारे जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, और 83 में आप सभी बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपको बताना है कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, प्रत्यय के साथ उसको बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे झगड़ालू में झगड़ा प्लस लू जो है वो मिक्स किया है, जिसके थ्रू जो हमारा प्रत्यय हो जाएगा वो आलू हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्यम पुरुषवाच्य सर्वनाम है। तो पुरुषवाच्य सर्वनाम में 3 कैटेगरी होती है। पहला उत्तम, ठीक है, मध्यम और अन्य। उत्तम में मैं और हम आता है। ठीक है, मैं और हम किस में आ जाएगा, उत्तम में आ जाएगा। और मध्यम में सिर्फ एक ही आता है जिसको हम तुम कहकर पुकारते हैं। अन्य में बाकी जो चीज़ें रह जाती है वो आ जाती है। ठीक है, जैसे कि वह। ठीक है, वह जो है अन्य पुरुष का बेहतर उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, और 85 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अन्वेषण का मतलब होता है जांच करना। ठीक है, तो पहला तो जांच ही हो जाएगा, फिर शोध, और फिर गवेषण जो होगा अन्वेषण के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन व्योम जो होगा वो नहीं होगा। व्योम जो होगा वो किसका पर्यायवाची होगा, वो होगा आकाश का, आसमान का। ठीक है, ये व्योम के जो हो गए हो जाएंगे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 86 में आप बताएंगे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध बताना है, तो शुद्ध में ये सभी आ जाएंगे, लेकिन अशुद्ध ये है, और इसका अगर शुद्ध रूप हम लिखें तो हो जाएगा पिक बंधु। पिक बा ऊपर अंकी बिंदी। ठीक है, ध के ऊपर छोटी की मात्रा। ठीक है, तो इसका ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कल्पित का विलोम शब्द कौन सा है। कल्पित मतलब कल्पना का विलोम हो जाएगा वास्तविकता। ठीक है, क्या हो जाएगा, वास्तविकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कंटक लिखा है। कंटक का विलोम जो होगा वो हो जाएगा हमारा पुष्प। कंटक का विलोम पुष्प। कंटक हमारा एक तरह से कांटे, और कांटे का फूल। ठीक है, पुष्प। उसके बाद है मनगढ़ंत मतलब कि खुद से मन से बातें बनाना, उसका जो होगा यथार्थ से हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा। ठीक है, और फर्जी तो आपको बताइए, फर्जी एक तरह से गलत चीज़ है, और प्रमाणिक, ठीक है, इसका हो जाएगा प्रमाणिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में आपको बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो साथ चलने वाली स्त्री को हम बोलते हैं सहचरी। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, सहचरी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है तिलंगा। ठीक है, तिलंगा के लिए हम तिलंगा हमारा किसका होता है, तिलंगा ये होता है हमारा अंग्रेज़ों की सेना का भारतीय सिपाही। ठीक है, अंग्रेज़ों की सेना का भारतीय सिपाही जो होगा वो उसको क्या बोलेंगे, तिलंगा बोलेंगे। ठीक है, ये भी आ सकता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अंग्रेज़ों की सेना का भारतीय सिपाही। ठीक है, और इसमें एक शब्द है खंडिता। ठीक है, खंडिता जो होगा एक तरह से वह स्त्री हो जाएगी जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात में रहकर प्रातः लौटा हो। ठीक है, खंडिता। ठीक है, इसको आप लिख लेना। और इसके बाद सुविधा। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 89 में आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी देखिए यहाँ पर आपका सामान, यहाँ पर इसकी जगह आएगा सुरक्षित। क्या हो जाएगा, सुरक्षित
रहेगा, ठीक है। तो यही अशुद्ध हो जाएगा और ऑप्शन में यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी हमारे जो होंगे शुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। यहाँ पर नाटक पुल्लिंग है, पंचम पुल्लिंग है और धोबी भी पुल्लिंग है, लेकिन वंशजा स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। देखिए 91 में आपको बताना है निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए हाँ हाँ सब ठीक है, तो हाँ हाँ के बाद जो ये शाइन लगा है इसको हम बोलते हैं विषमयादि बोधक, और विषमयादि बोधक चिन्ह से हमारे विषमयादि बोधक वाक्य बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 92 में आपको बताना है निम्नलिखित निम्न में किस कारक का उदाहरण है, वाक्य में किस कारक का उदाहरण। तो यहाँ पर आप देखें गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, तो गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, इसमें हमारा हो जाएगा कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको बताना है मुहावरा है हमारा कलेजा थक से रह जाना मतलब डर जाना, ठीक है। कलेजा थक से रह जाना मतलब डर जाना। ऐसी ये लोकोक्ति आई है जिसका अर्थ बताना है आपको। आपका हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब हम जो अपना काम कर रहा है, अपने हाथ से काम किया हुआ बहुत अच्छा काम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 95, ये हमारा ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 5 क्वेश्चन पैराग्राफ के आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा पूंजीपति परिश्रम करता है लेकिन लाभ पूंजीपति कमाता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखें तो एक ये साइन है और एक ये साइन है, इसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम अर्धविराम, ठीक है। क्या बोलते हैं? अर्धविराम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े 96 में, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पैराग्राफ को रीड करना होगा। तो रीड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें निम्नलिखित में से गद्यांश का शीर्षक बताना है। शीर्षक बताएंगे कब? जब हम पैराग्राफ को रीड कर लेंगे। तो आप इसको पॉज करके पैराग्राफ करें, उसके बाद जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो चलिए, आपने पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें संस्कृति के बारे में इसमें बात की गई है पैराग्राफ में। देखिए यहाँ पर जो है व्यक्तियों को सचेत करने की कोशिश की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे आज के वैज्ञानिक रूप में जो व्यक्ति है वो विदेशी संस्कृति को अपनाता जा रहा है, और जिससे जो है हमारी संस्कृति पर जो है एक विदेशी संस्कृति का जो है चिन्ह देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए किसी राष्ट्र प्रेमी की, तो वो देखते ही व्यक्ति को बता देगा कि ये किस संस्कृति के अंदर कैसी संस्कृति का इसके अंदर प्रभाव हो रहा है। लेकिन अगर बात की जाए हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो जो है त्याग और ग्रहण की अद्भुत शक्ति रखती है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति हमारी संस्कृति को त्याग कर रहा है तो वो भी पूरी तरह से भारतीय संस्कृति उसका जो है उसकी मदद करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारी संस्कृति को अपनाना चाहता है विदेशी संस्कृति को छोड़कर, तो उसका भी स्वागत करती है, ठीक है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ये किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर बांध कर रखना नहीं चाहती है, वो उसको पूरी स्वतंत्र छूट देती है कि वो किसी भी तरह अपने जो विचारों को, भावों को, रहन सहन को बदल सकता है या फिर बदल कर हमारी संस्कृति के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें संस्कृति के महत्व को बताया गया, तो ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में आपको बताना है गद्यांश के अनुसार हम विदेशी संस्कृति के महत्व को ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता है, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से शब्द एवं विलोम शब्द का जोड़ा बताना है। देखिए यहाँ पर अनुकरण और ज्ञान। देखिए ज्ञान अज्ञान के क्या होता है, विलोम ज्ञान होता है, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे ही संस्कृति और संस्कृत, तो ये भी विलोम नहीं होगा। अद्भुत और अद्वितीय। देखिए अद्भुत का विलोम होता है सामान्य, अद्वितीय का होता है अविचित्र। ऐसे ही त्याग और ग्रहण का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि त्याग का जो विलोम होता है वो क्या होता है, ग्रहण होता है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 99 और 100 आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए
देखिए यहाँ पर गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा में संप्रवृत्त प्रकृत बनाती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश में संशालु मतलब होता है बात बात पे संशय करने वाला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के जो है हमारी हिंदी के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।